हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शिवकांत मीना आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवकांत बायोलॉजी में, जहां आज अपना बेसिक बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर 2। आज हम क्या सीखेंगे। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम सभी को यह पता होना आवश्यक है कि उसमें क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या चीज़ पढ़नी है एवं कितना कितना पढ़ना है। तो आज जो हम पढ़ेंगे उन सभी की एक छोटी सी डिटेल। आज जो जो टॉपिक पढ़ेंगे पहले हम उन सभी को बताएंगे, उसके बाद उन टॉपिक को समझेंगे। जिसमें फर्स्ट टॉपिक है अपना जीवों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्या है। ये अपना फर्स्ट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये अपना दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है वर्गीकरण के मुख्य आधार क्या क्या है। चौथा टॉपिक है टैक्सोनॉमी एवं साइंटिफिक नेम स्पीसीज की अवधारणा। छठवां टॉपिक है अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सातवां टॉपिक में अपन बताएंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एवं आठवें टॉपिक में हम बात करेंगे किंगडम की तुलना एवं उसका तुरंत रिवीजन एवं एमसीक्यू। इस तरह हम इस कंप्लीट लेक्चर को पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपन अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का अपना फर्स्ट टॉपिक है जीवों का वर्गीकरण क्या है। ठीक है ना। तो आज हम पहले इस चीज को समझते हैं कि जीवों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन क्या है। जीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि बहुत जीव हैं, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, पक्षी है, चिड़िया है एवं बाघ है। अनेक प्रकार के जीव एवं पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं। उन सभी को उनमें पाई जाने वाली समानताओं, यानी कि क्या क्या चीज उनमें समान है, एवं असमानताओं यानी कि क्या क्या चीज उनमें अलग है, इन सभी के आधार पर उन जीवों का वर्गीकरण करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। आशा है आप सभी को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। आसान भाषा में समान विशेषताओं वाले जीवों को एक समूह में रखा जाता है, यानी कि जैसे कि समान विशेषताओं वाले जो जीव होते हैं उनको एक समूह में रखते हैं। जैसे कि पक्षियों को एक जगत में यानी कि एक समूह में रखते हैं, जानवरों को एक समूह में रखते हैं, पादपों को एक समूह में एवं सूक्ष्म जीवों को एक समूह में। ऐसे ऐसे हम जीवों को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ता, बिल्ली और शेर तीनों मैमल्स हैं। ये मैमल्स हैं, इसलिए इन सभी को एक समूह में रखते हैं। ठीक है ना। ठीक है, अब चलते हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है। इस क्वेश्चन का जवाब जानेंगे हम कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है, इससे होने वाले फायदा क्या है क्लासिफिकेशन करने से। तो सबसे पहला फायदा है इसमें, या सबसे पहली इसकी आवश्यकता है, जीवों का अध्ययन आसान हो जाता है। यानी कि आपके पास एक बैग है, उसमें लाल गेंद है, पीली गेंद है, नीली गेंद है, सफेद गेंद है। ऐसी सब कलर की
50 गेंदें हैं उस थैले में, तो आपको निकालने में बहुत कठिनाई होगी कि मैंने आपसे बोल दिया कि इसमें से सफ़ेद बॉल निकालो, तो आप उस सफ़ेद बॉल को ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, तब जाके आप निकाल पाओगे। वहीं अगर इन सभी बॉलों को एक एक कलर के हिसाब से अलग अलग बैग में रखते हैं, तो इससे हमको निकालने में भी आसानी होगी एवं समझने में भी आसानी होगी। जैसे कि सफ़ेद वाले थैले में सफ़ेद बॉल है, नीले वाले बैग में नीली बॉल है, लाल वाले बैग में लाल बॉल है, जिससे कि हमको उनका अध्ययन एवं उनको समझने में आसानी होगी। उसी तरह जीवों का अध्ययन आसान हो जाता है क्लासिफिकेशन करने से। अगर हम जीवों को, जैसे कि सभी जीवों को एक ही समूह में बैठा दें, उसी में सभी पक्षियों को, उसी में सभी जानवरों को, उसी में सभी पादपों को, तो उनका अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आशा है आप सभी को ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट है, समान जीवों को एक समूह में रखा जा सकता है। अब जैसे कि इस पॉइंट को समझते हैं हम, जैसे कि समान जीव, जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इन सभी जीवों को हम एक समूह में रख सकते हैं। एवं जैसे कि पादप में आ जाएंगे अपन, पादप में तो पादपों को एक समूह में रख सकते हैं, पक्षियों को हम एक समूह में रख सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, किसी जीव की पहचान आसानी से की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है कि अगर हम क्लासिफिकेशन सही ढंग से करेंगे तो इससे हमको एक फायदा होगा कि किसी जीव की पहचान आसानी से की जा सकती है। यानी कि हम किसी भी अगर सभी जीवों को हम अलग अलग समूहों में बांट देंगे तो हम किसी भी जीव की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अब चौथा पॉइंट है, जीवों के बीच संबंध समझने में मदद मिलती है। अब क्लासिफिकेशन करने से जीवों के बीच जो संबंध हैं, यानी कि उनमें क्या क्या संबंध है, जैसे कि आप एक फैमिली में हो, एक आपके पापा, एक आपकी माताजी, एक आपका भाई, एक आपकी बहन, एक आप खुद, तो आप सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है। तो जैसे कि आपका माता के साथ माँ का संबंध है, पिता के साथ पापा जी का संबंध है, भाई के साथ भाई का संबंध है, बहन के साथ बहन का संबंध है। तो ऐसे ही संबंधों को समझने के लिए क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है जीवों में। नए जीवों को उचित समूह में रखा जा सकता है। अब यानी कि पांचवा पॉइंट का मतलब है कि भविष्य में नए जीव की खोज हुई तो उन जीव को हम उचित समूह में रख सकते हैं। उसके अनुसार उसका कौन सा समूह है उसके हिसाब से हम रख सकते हैं। तो शॉर्ट में बताऊं तो क्लासिफिकेशन की आवश्यकता इसलिए है जिससे कि उनका अध्ययन आसान हो सके, उनकी पहचान आसान हो सके, एवं उनके बीच के संबंध को जान सके, एवं उनकी व्यवस्था को सही ढंग से कर सकें। आशा है आप सभी को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन के आधार। अब इनके आधार क्या हैं, यानी कि किस किस के आधार पर जो हमने क्लासिफिकेशन किया है। पहला है अपना सेल टाइप। सेल टाइप का मतलब होता है कोशिका का प्रकार, यानी कि जैसे कि पादप में कौन सी कोशिका पाई जाती है, एनिमल में कौन सी कोशिका पाई जाती है, इस तरह कोशिका के आधार पर वर्गीकरण किया है। दूसरा टॉपिक है सेल नंबर, यानी कि कोशिकाओं की संख्या। जैसे कि पादपों में कोशिकाओं की संख्या 100 है, जानवरों में कोशिका की संख्या 1000 है। तो ऐसे कोशिकाओं की संख्या के आधार पर पृथक किया है। सेल बॉल यानी कि कोशिका भित्ति,
कोशिका भित्ति यानी कि पादपों में पाई जाती है या नहीं, जानवरों में पाई जाती है या नहीं, किस किस में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उन सभी को प्लांट में रख दिया, एवं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उन सभी को एनिमल में रख दिया। इस तरीका से क्लासिफिकेशन किया है। अब जैसे एक और है अपनी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण का तरीका, यानी कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको रख दिया पादपों में, एवं जो जीव पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन सभी को रख दिया एनिमल में। अब पांचवा टॉपिक है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है शरीर की संरचना, यानी कि जिसका शरीर बहुकोशिकीय है उनको बहुकोशिकीय जीवों में, जिनका शरीर एक कोशिका का बना हुआ है उनको एक कोशिका में। छठवां टॉपिक है रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन, यानी कि जनन। जनन मतलब यानी कि जो लैंगिक जनन करते हैं उनको एक समूह में रख दिया, एवं जो अलैंगिक जनन करते हैं उनको एक समूह में रख दिया। इस तरीके से इन 6 पॉइंटों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया है। जितना भी हम आसपास देखते हैं जीव जंतु पेड़ पौधों को, उन सभी का वर्णन या क्लासिफिकेशन इन 6 टॉपिकों के, इन 6 पॉइंटों के बेसिस पर किया है। इन सभी चीज़ों को मैं आगे से विस्तार से पढ़ाऊंगा कि सेल क्या होती है, सेल टाइप कितने होते हैं, सेल नंबर क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये सभी चीज़ों को मैं आप सभी को विस्तार से जैसे जैसे लेक्चर आएंगे उन सभी में आप सभी को बताता रहूँगा। ठीक है, अब चलते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सेल टाइप। ठीक है ना, जो अपने पढ़े थे ना 6, अब उसमें सेल टाइप। सेल होती है अपनी 2 प्रकार की, जिसमें एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी को बोलते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल की। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल उसे बोलते हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, पहली बात। अब दूसरा पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, यानी कि कोशिका अंगक नहीं होते हैं इसमें। जैसे कि कोशिकाओं के अंग होते हैं, अंगक होते हैं जो कोशिका में पाए जाते हैं, वे इस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। उनमें से भी जिनके पास झिल्ली नहीं होती है वे, यानी कि जिन कोशिका अंगकों के पास झिल्ली पाई जाती है वे कोशिका अंगक इस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, कोशिका अंगक यानी कि कोशिका के अंग। कोशिका अंगक का मतलब होता है कोशिका के अंग, जो कि कोशिका में होते हैं, उन्हें अपन कोशिका अंगक बोलते हैं। संरचना सरल और सामान्यतः छोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो संरचना है आसान यानी कि सरल, सिंपल, एवं सामान्यतः कैसी होती है? छोटी। किससे छोटी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका से प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है। इसका मतलब ये है, उदाहरण के लिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसे बोलते हैं? बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं हम जीवाणु। अब हम बात करेंगे सेल टाइप में दूसरी कोशिका, जिसका नाम है यूकैरियोटिक
सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, इसकी एक छोटी सी झलक देखते हैं हम। स्पष्ट इसका फर्स्ट पॉइंट, स्पष्ट न्यूक्लियस उपस्थित होता है, यानी कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। उस प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता था, इस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, यानी कि इसमें जिन कोशिका अंगक के पास कोशिका झिल्ली पाई जाती है, वे सभी इस कोशिका में पाए जाते हैं, एवं जिनके पास कोशिका झिल्ली नहीं होती है, वे भी इसमें पाए जाते हैं। संरचना अधिक जटिल होती है। यूकैरियोटिक कोशिका की जो संरचना है, यानी कि इसका जो ढांचा है, इसकी जो बॉडी है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में थोड़ी जटिल होती है। उदाहरण के लिए पादप कोशिका, एनिमल की कोशिका, फंजाई यानी कि कवक की कोशिका। अब इसको याद करने की सीधी सी ट्रिक है, यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि सत्य केंद्रक। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट न्यूक्लियस उपस्थित होता है। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सरल सेल स्ट्रक्चर होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में अधिक कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर होता है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, एवं प्लांट, एनिमल, फंजाई यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है एक कोशिकीय जीव। जिस जीव का पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय नाम से ही पता चल रहा है कि जिस जीव में एक कोशिका पाई जाती है, उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिका ही उसके सभी आवश्यक लाइफ प्रोसेसेज करती है, यानी कि एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका ही उसके सभी काम करती है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, अमीबा, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं, इनमें एक कोशिका पाई जाती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुत कोशिकाओं से मिलकर बनी बॉडी को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जिसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। अलग अलग सेल्स अलग अलग कार्य करती हैं, यानी कि बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करती हैं। उदाहरण के लिए ह्यूमन यानी कि मानव, डॉग यानी कि कुत्ता, ट्री यानी कि पेड़ पौधे। अब हम बात करेंगे यूनिसेलुलर एवं मल्टीसेलुलर कोशिकाओं में अंतर। यूनिसेलुलर जीव एक कोशिका से बना होता है। मल्टीसेलुलर जीव अनेक कोशिकाओं से बना होता है। यूनिसेलुलर में एक सेल ही सभी काम करती है, एवं मल्टीसेलुलर जीव में सभी कोशिका अलग अलग काम करती हैं। ठीक है ना? आशा है आप सभी को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब बात करेंगे हम न्यूट्रिशन के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो पहले हमने सेल टाइप के आधार पर किया था, अब न्यूट्रिशन के आधार पर क्लासिफिकेशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसका मतलब होता है अपना भोजन स्वयं बनाना, जैसे कि पेड़ पौधे। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसका मतलब होता है दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना, यानी कि
दूसरे जीवों से अपना भोजन बनाना, जैसे कि जानवर। ग्रीन प्लांट्स सामान्यतः ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि हरे पादप ऑटोट्रॉपिक यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ह्यूमन एवं एनिमल्स हेटेरोटॉपिक होते हैं, यानी कि ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। ट्रिक, ऑटो मतलब सेल्फ, हेटेरो मतलब अदर। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम सीखेंगे टैक्सोनॉमी क्या है। तो जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहते हैं। किसी जीव की पहचान करना, उसको फिर नाम देना, फिर उसका वर्गीकरण करना, इन सभी चीज़ों को मिला के टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो सबसे पहली होती है अपनी, तो सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है जीव की पहचान। फिर होता है अपना नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर का मतलब होता है वैज्ञानिक नाम देना। फिर होता है अपना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उचित समूह में रखना। उसके बाद फॉर्मूला, टैक्सोनॉमी इज इक्वल टू आइडेंटिफिकेशन प्लस नॉमनक्लेचर प्लस क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। ठीक है। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक नेम, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं। तो हर चीज का एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक नेम होता है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है, होमो सेपियंस। जिसमें होमो क्या है, होमो है अपना जीनस, जीनस यानी कि वंश, और एवं सेपियंस, सेपियंस क्या है, स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब होता है जाति। साइंटिफिक नेम से अलग अलग भाषाओं की कंफ्यूजन कम होती है। तो साइंटिफिक नाम इसलिए रखते हैं हम किसी जीव का, किसी पौधे का, किसी पक्षी का, जिससे कि हम अलग अलग भाषाओं में कंफ्यूज नहीं हो सकें। स्पीसीज क्या होती है, यानी कि जाति क्या होती है। ऐसे जीवों का समूह जो सामान्य परिस्थितियों में आपस में प्रजनन करके फर्टाइल और स्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, उन्हें स्पीसीज कहते हैं। यानी कि जो जीव आपस में जनन करके संतान पैदा कर सकते हैं, उन्हें हम स्पीसीज यानी कि जाति कहते हैं। मानव की स्पीसीज होमो सेपियंस। स्पीसीज को क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट माना जाता है, यानी कि जाति को ही वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन की सबसे मूल इकाई माना जाता है। अब हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जीवों को 5 प्रमुख किंगडम में बांटा गया, जिसमें से पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगाई, चौथा है प्लांटी, पांचवा है एनिमेलिया। ठीक है ना। तो अपने 5 किंगडम कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट किंगडम की, जिसका नाम है मोनेरा। तो मोनेरा जगत में क्या क्या आता है, क्या क्या होता है, इसकी हम इसको हम जानेंगे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला पॉइंट, मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है,
जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन सभी को हम किस जगत में रखते हैं? मोनेवा जगत में। सामान्यतः यूनिसेलुलर यानी कि जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उन सभी को हम मोनेवा जगत में रखते हैं एवं प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को मोनेवा जगत में रखते हैं। स्पष्ट न्यूक्लियस एवं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अनुपस्थित। इन जीवों में ना तो स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, ना ही इनमें झिल्लीबद्ध यानी कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली पाई जाती है वे कोशिका नहीं पाई जाती हैं। इस जगत में कुछ ऑटोट्रॉपिक एवं कुछ हेटेरोट्रॉपिक जीव भी पाए जाते हैं, यानी कि कुछ तो ऐसे जीव पाए जाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं कुछ जीव ऐसे पाए जाते हैं इसमें जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। सामान्यतः बाइनरी फिशियन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव एवं यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अधिकतर जल में पाए जाते हैं, यानी कि प्रोटिस्टा जगत में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनमें से अधिकतर यानी कि 90 से 95% पानी में पाए जाते हैं, यानी कि जल में पाए जाते हैं। इस जगत में पाए जाने वाले कुछ जीव ऑटोट्रॉपिक होते हैं एवं कुछ हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों से अपना भोजन लेते हैं। कुछ में सीलिया या फ्लैजेला से मूवमेंट होता है, यानी कि कुछ जीवों में सीलिया से मूवमेंट होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीलिया से जाते हैं एवं कुछ जीव फ्लैजेला से जाते हैं। सीलिया फ्लैजेला एक तरह की संरचना है जिसको हम आगे के आने वाले लेक्चरों में जानेंगे कि क्या होती है। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना। ये अपने किंगडम प्रोटिस्टा हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट किंगडम पे जिसका नाम है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में यानी कि कवक जगत। कवक जगत में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती है? प्रोटिस्टा जगत में। एवं अधिकतर बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती है? कवक जगत में। सेकंड पॉइंट, सेल वॉल में मुख्यतः काइटिन होता है, यानी कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, यानी कि कोशिका के चारों तरफ की जो दीवार होती है वह काइटिन नाम के पदार्थ से बनी होती है। ये काइटिन क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, इन सभी को हम आगे के लेक्चरों में जानेंगे। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी कि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, सड़ी गली चीज़ों से या दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। कई फंगाई में हाइपेज पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि कवक पौधे नहीं हैं। पहले कवकों को पौधों के साथ रखते थे, लेकिन
बाद में धीरे धीरे बायोलॉजी का विकास हुआ तो कवक को एक अलग जगत में रखा जाता है एवं पादपों को अलग जगत में रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जगत आता है अपना पादप जगत, जिसको हम बोलते हैं किंगडम प्लांटी। प्लांटी का मतलब पादप। पादप में यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर कोशिका पाई जाती है, यानी कि बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है पादप कोशिका में, यानी कि इनकी कोशिकाओं की दीवार को सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। सामान्यतः क्लोरोफिल उपस्थित, यानी कि सभी पादप कोशिकाओं में जो पादप कोशिका होती हैं उन सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है, ये सब चीज आगे के आने वाले लेक्चरों में जानेंगे। इसलिए जिसको अपनी बायोलॉजी का बेस बनाना है वह इस 30 दिन की बायोलॉजी की बेसिक सीरीज के साथ जुड़े रहें, जिससे कि आपको आने वाले 30 दिनों में बायोलॉजी का कंप्लीट बेसिक यानी कि आपकी बायोलॉजी की नींव इतनी मजबूत हो जाएगी जिससे कि आप नीट हुआ, बीएससी नर्सिंग हुआ एवं एम्स बीएससी नर्सिंग हुआ, इन सभी एग्जाम के क्वेश्चनों को 30 से 40% तक आप हल कर सकते हो मात्र इन 30 दिनों के 30 लेक्चरों से। एवं मैं बीच बीच में जो टॉपिक पढ़ा दूंगा उन सभी के नीट के, बीएससी नर्सिंग के एवं एम्स बीएससी नर्सिंग के यानी कि कंपटीशन के क्वेश्चन लेके आया करूँगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इन 30 दिनों की बेसिक बायोलॉजी की कंप्लीट सीरीज को ध्यान से पढ़ें एवं जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको कमेंट करें। मैं आपके सभी कमेंटों को देखता हूँ एवं आगे के आने वाले लेक्चरों में उन कमेंटों का रिप्लाई दूंगा एवं जो भी प्रॉब्लम होंगी आप सभी की एवं आपके जो भी डाउट होंगे उन सभी को सॉल्व करूंगा। अब चलते हम आगे, जैसे कि इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाते हैं, यानी कि इसका मतलब है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पादप अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसको भी मैं आगे के आने वाले सभी लेक्चरों में समझाऊंगा। ठीक है ना, उदाहरण जैसे कि मैंगो का ट्री हो गया, रोज का ट्री हो गया, घास हो गई, पेड़ पौधे आप सभी ने देखे होंगे, तो ये सभी इसके पादप जगत के उदाहरण हैं। अब चलते हम अगले जगत जो कि लास्ट जगत है, उसको बोलते हैं हम किंगडम एनिमेलिया, यानी कि इसमें हम जानवरों को रखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है यूकैरियोटिक एवं मल्टी सेलुलर। इस जगत में यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इस जगत में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप जगत में पाई जाती है एवं कवक जगत में पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि ये अपना भोजन पादपों से या कवकों से या दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। अधिकांश एनिमल्स मूवमेंट करते हैं, यानी कि 90 से 95% या 98% जीव या जानवर जो
किंगडम एनिमेलिया में आते हैं वह सभी मूवमेंट यानी कि चलते हैं। शरीर में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। उदाहरण के लिए वुमन, डॉग, ये फिश, बर्ड्स, लॉयन, ये सभी इस जगत में आते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट 5 किंगडम एक नज़र में। अब इन सभी पांचों जगतों को हम एक नज़र में देखते हैं यानी कि एक साथ देखते हैं। मोनेवा, मोनेवा में कैसी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक। वोटिस्टा में कैसी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक। फंजाई में कैसी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक। प्लांटी में कैसी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक। एनिमेलिया में कैसी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक। मोनेवा में मोस्टली कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। वोटिस्टा में मोस्टली कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। फंजाई में मोस्टली मल्टीसेलुलर। प्लांटी में मल्टीसेलुलर। एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय। मोनेवा में भोजन किस तरह से बनाते हैं? दोनों तरीका से। मोनेवा में पाए जाने वाले जीव अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं एवं दूसरे जीवों से भी लेते हैं। वोटिस्टा में भी वोटिस्टा के जीव अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं एवं दूसरे जीवों से लेते हैं। फंजाई में पाए जाने वाले जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से लेते हैं। प्लांटी में पाए जाने वाले पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमेलिया में पाए जाने वाले जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से लेते हैं। अब हम एक सुपर रिवीजन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के बाद साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक के नेम के बाद स्पीसीज, स्पीसीज के बाद 5 किंगडम। नंबर 1, क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है जाति। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोकैरियोटिक किंगडम यानी कि प्रोकैरियोटिक जगत कौन सा है? उसका नाम है मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 3, फंजाई सेल वॉल। फंजाई में सेल वॉल यानी कि कवक में सेल वॉल किसकी पाई जाती है? इसका आंसर है काइटिन। चौथा क्वेश्चन है प्लांट न्यूट्रिशन यानी कि पादप अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर है ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है अमीबा किस जगत का जीव है? अमीबा क्या है? अमीबा किस जगत में आता है? तो अमीबा अपने आता है प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है ना? तो ये सभी हो गए अपने MCQ यानी कि 5 क्वेश्चन। ये आपका आज का होमवर्क है। अब आपका लेक्चर नंबर 3 जिसका नाम है टैक्सोनॉमी हायरार्ची, उसको हम या आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। आशा है आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ उनकी बायोलॉजी भी आसान हो जाए एवं बायोलॉजी की जो एवं बायोलॉजी का बेस यानी कि जो नींव है बायोलॉजी की वो आपकी मजबूत हो जाए, जिससे कि आप आगे आने वाले सभी परीक्षाओं जैसे कि नीट हुआ, BSc नर्सिंग हुआ, एम्स हुआ, पैरामेडिकल हुआ, इन सभी एग्जामों को एक ही बार में क्लियर कर सकें। एवं जो जो आज मैंने पढ़ाया है उन सभी को मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा, इसलिए जो जो आज पढ़ाया है उन सभी के अच्छे नोट्स बनाएं एवं याद करें, तो जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर आसानी से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय इंडिया, जय भारत।